अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपके मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, क्या पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत अब आलमी मंडी नहीं बल्कि आवाम की बर्दाश्त तय करेगी? सिर्फ 3 दिन के लिए पेट्रोल फिर महंगा, डीजल में एक ही झटके में 31 रुपये से ज़ायद इजाफा। और हैरत की बात यह है कि जो पेट्रोल गुज़िश्ता 2 दिन से कई पंप्स पर नायाब था, कीमत बढ़ाते ही अचानक से हर पंप पर दस्तयाब हो गया। आखिर रात 12 बजे ऐसा कौन सा जादू का चिराग रगड़ा गया जिससे नया पेट्रोल जो है वो पेट्रोल पंप्स पे आ गया? हुकूमत कहती है कि खित्ते में जंग है, आलमी मंडी में खाम तेल महंगा हुआ है, इसलिए कीमतें बढ़ाना मजबूरी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यही जंग पूरी दुनिया पर असरअंदाज हुई है तो फिर भारत में इजाफा सिर्फ चंद रुपये, बांग्लादेश में जंग जो है वो सिर्फ चंद टके और कई खलीजी ममालिक ने सब्सिडी देकर अवाम को रिलीफ दिया, मगर पाकिस्तान में हर बहरान का सबसे बड़ा जो बिल है वो सिर्फ अवाम ही क्यों अदा करते हैं? एक तरफ दावा है कि मईशत मुस्तहकम हो रही है, सरमायाकारी आ रही है, महंगाई कम हो रही है, मगर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल, आटा, चीनी, दालें, बिजली और गैस की जो कीमतें हैं आम आदमी की पहुंच से मुसलसल दूर होती जा रही हैं। और अब एक नया फैसला, ओगरा रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल मसनूआत की कीमतों का तयन करेगी। क्या ये आलमी म्यार की मुआशी इस्लाह है या फिर अवाम को हर सुबह एक नई कीमत के साथ जागने की तैयारी कराई जा रही है? और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि सियासी दर्जा हरारत भी तेज़ी से बढ़ रहा है। PTI 5 अगस्त से मुल्की तहरीक का ऐलान कर दिया है। PTI ने सूबाई वज़ीर इत्तला शफी जान कहते हैं कि ये तहरीक एक दिन की नहीं होगी बल्कि बानी PTI की रिहाई तक जारी रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी भी यही कह रहे हैं कि इस्लामाबाद का रुख करने का उन्होंने इंदिया दे दिया है और कहते हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता तो बानी से मुलाकात हो जाती, मैं बाहर और अंदर एक जैसे ही हूँ। अब वो क्या कॉम्प्रोमाइज़ था ये तो हम PTI के मेहमानों से ही जानेंगे, लेकिन PTI रहनुमा इकबाल आफरीदी ने भी कुछ कहा है। वो ये कह रहे हैं कि हम आवाम से सड़कों पर निकलने की अपील कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अब बानी की रिहाई तक पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या पाकिस्तान एक नए सियासी महाजराई की दौड़ में जो है वो दाखिल होने जा रहा है? क्या महंगाई से परेशान अवाम इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे? हुकूमत इस एहतजाजी लहर जो इस वक्त गुजर रही है उस एहतजाजी लहर से कैसे निपटेगी? और क्या ऐसे हालात में दहशत मज़ीद दबाव का शिकार होगी, मईशत मज़ीद शिकार का दबाव होगी, या इस्तेहकाम जो है वो बरकरार रहेगा? इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपने पैनलिस्ट का भी मैं आपसे इंट्रोडक्शन कराऊंगी। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, अब अपने मेहमानों का मैं आपसे इंट्रोडक्शन करा दूं। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया अली बुखारी साहब जो कि MNA है, सीनियर रहनुमा है, और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर गौस मोहम्मद खान और आपका ताल्लुक़ भी MLN से है। और अतीक मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन है ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं तंजीला मजहर। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों को वेलकम कहेंगे शो में। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले थोड़ा सा मैं कुछ सुनवाना चाहूँगी कि आखिर मरीम नवाज साहबा ने क्या कहा है, थोड़ा सा वो सुनते हैं, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जरा चलाइएगा शॉर्ट प्लीज़। 2024 से पहले महंगाई का ग्राफ यूं जा रहा था, यूं 2024 और 25 में महंगाई का ग्राफ पूरा यूं स्टेबल था, और अब 2026 में अभी ठहर जाए, अभी बाकी है पिक्चर, और 2025 और 26 में महंगाई का ग्राफ। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। नाज़रीन, आपने ये शॉर्ट सुना और मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो मेरे साथ हैं उन्होंने भी गालिबन ये सुना होगा। मैं ज़रा ये चीनी लेकर आई थी। ये चीनी जो है नाज़रीन, आपको पता है कि इस वक्त किस तनासुब से मिल रही है, और ये ऑयल भी ज़ाहिर सी बात है ये रोज़मर्रा हम इस्तेमाल में खानों में हमें यूज़ करना होता है। पेट्रोल के प्राइसेस हम देख रहे हैं कि जी वो बड़ी जंग का हवाला दिया जाता है कि इस वजह से बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन जब हम हुकूमत से बात करते हैं और हुकूमत से हम सवाल करते हैं तो हुकूमत हमें जो तादीलें या जो वजूह बताती हैं वो यही बताती हैं कि जी इस वजह से बढ़ाया जा रहा है क्योंकि ऑब्वियसली ख़ित्ते में जो है जंग है और जंग की बिना पर जो है हमने ये सारे जो है चीज़ें बढ़ाई हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर डिटेल में देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इस वक्त जो 1 लीटर जो ऑयल है PTI के अगर दौर के हम गुज़िश्ता हुकूमत की बात करें, जिस वक्त जो है वो तेल जो है तकरीबन अप्रैल 2022 की अगर मैं बात करूँ
हुकूमत का अख्ताम था, तो उस वक्त जो है 1 लीटर जो ऑयल है, कुकिंग ऑयल, वो तकरीबन 380 से 450 तक था, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमने देखा कि अब जो है 550 से लेकर 605 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से ऑयल मिल रहा है। महंगाई का तनासुब अभी हमने शॉर्ट में भी देखा कि मरियम साहबा ने कहा कि जी वो ग्राफ जो वो नीचे आ रहा है, लेकिन ये तो हमें जो अदाद शुमार हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो तो ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा दूध जो है ऑब्वियसली बहुत बेसिक नीड है, तकरीबन 240 रुपये फ़ी लीटर वो मिल रहा है। इसी तरह दीगर जो अशिया खुरोनोश हैं उनकी कीमतों का भी अगर हम तयन करें, दाल जो है वो ज़ाहिर सी बात है हर घर में दाल पकती है और ये एक बेसिक नेसेसिटी है। इंसान गोश्त चीज़ों को अवॉइड कर देता है, कहते हैं जनाब दाल रोटी खा लेंगे, जबकि आपके ज़ाहिर सीनियर रहनुमा जो PMLN के हैं उन्होंने ये भी कहा कि जी 128 रुपये में वो आधी कोल्ड ड्रिंक और 2 रोटियां और 1 दाल की प्लेट खा लेते हैं। तो बहरहाल ये थोड़ी सी फैक्ट्स थे, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा शेयर कर लूँ। बाकायदा तौर पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। गौस मोहम्मद खान साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। सर मईशत बेहतर हो रही है, लेकिन किसकी सर ये जानना चाहेंगे, क्योंकि 3 साल से हुकूमत एक ही बात जो है वो कर रही है कि मईशत बेहतर हो रही है, महंगाई नीचे आ रही है, सरमायाकारी आ रही है। चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं सरमायाकारी आ रही है, लेकिन फिर आवाम को भी समझा दीजिए सर थोड़ा, क्योंकि आटा, चीनी, दाल, चावल, बिजली, गैस, पेट्रोल, आखिर कौन सी चीज़ है जो आज 3 साल पहले से सस्ती है, और अगर मईशत वाकई बेहतर हो रही है तो इसका फ़ायदा आवाम की जेब तक क्यों नहीं पहुँच रहा सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने बात करने का मौका दिया। पहली बात तो ये है कि जब हमें इक़्तिदार मिला तो पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाबी से उस पोजीशन से पाकिस्तान को निकाला है और पाकिस्तान इस काबिल हो गया कि पाकिस्तान की जो लाइबिलिटी थी पाकिस्तान देने के काबिल हो गया। ठीक है, एक तो ये बात हुई। आप महंगाई को तो कंपेयर कर रही है उसके साथ है, लेकिन आजकल के हालात को जो कौमी हालात हैं या इंटरनेशनल हालात हैं उसकी तरफ भी आप तवज्जो दें तो पाकिस्तान इर्द गिर्द के काफ़ी मुल्कों से बहुत अच्छी पोजीशन में है। आप देखेंगे पेट्रोल पंप पे हमारे कहीं भी लाइनें नहीं लगी हुई और गाड़ी की लाइनें नहीं है, लेकिन हमारे पड़ोस में जो इंडिया में आप देख रहे हैं कि वहाँ तो लोड शेडिंग है, ऊपर सारी पेट्रोल की जो है राशन बंदी है, और श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है, वहाँ जो आप देख रहे हैं पेट्रोल पंप पे जो रश है। तो ये इस लिहाज से तो आप देखें तो उससे कंपेयर करें तो पाकिस्तान बहुत बेहतर है। महंगाई बिल्कुल हम मानते हैं ज़रूर है, आप बीच में महंगाई आपको पता है कि सिंगल डिजिट तक आई थी, और जब से ये अफगान जंग लगी है तो उसके बाद आप देखें कि मतलब वो महंगाई थोड़ी बढ़ी है, हम मानते हैं, लेकिन उसकी वजह इंटरनेशनल हालात है और बेयकीनी की सूरत हाल है। सियासी इंतशार तो पहले ही था हमारे मुल्क में, अब ये माशी इंतशार पूरी दुनिया में हो सका है। दुबई का क्या हाल है, दुबई से लोग कितने निकल के बाहर चले गए हैं और वे फिजिर को कोई चीज़ मिली जहाज बुक करा के फिर सारे दौड़ गए हैं, वहाँ सिर्फ एशियन लोग हैं, बाकी वहाँ तो दुबई खाली हो चुका है। तो अब उससे कंपेयर करें तो पाकिस्तान तो ठीक कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई है बिल्कुल, और हुकूमत अब पूरी कोशिश कर रही है। पंजाब हुकूमत ट्रांसपोर्ट के मसाइल को हल करने के लिए 3-4 मतलब कहा कि अगले साल तक 5000 बसें आ जाएंगी। अभी भी 10 तकरीबन इसी महीने में तकरीबन 10,000 में बसें चलाई हैं ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके, 20 रुपए सवारी मिल सके। तो और फिर भी दूसरा सुथरा पंजाब का प्रोग्राम देख रहे हैं। बाकी बेवाओं को जो 1 लाख रुपया मिला है और बाकी राशन कार्ड मिले हैं और जो सोशल सिक्योरिटी के एम्प्लॉयज हैं उनको हर महीने 3000 का राशन फ्री मिलता है, राशन का। तो आप देखो हुकूमत नहीं कर रही है और बहुत सी सहूलतें भी दे रही है, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो पंजाब में आइडियल है, पूरे पाकिस्तान में आइडियल होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे 2 सूबों में दहशतगर्दी का राज है, इसलिए हमारे मुल्क वो जो है वो है उसके मतलब हालात कुछ अच्छे नहीं है दहशतगर्दी उस हवाले के लिए। हमें बसीयत कौम और पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिल के काम करना होगा और हम इंशाल्लाह जो है इसको खत्म। मोहम्मद साहब आपका पॉइंट आ गया, पॉइंट टेकन। बढ़ते हैं जरा अली बुखारी किस जानिब। अली बुखारी साहब, हुकूमत को जो है आप लोग जो है रोज़ नाकाम कहते हैं कि ये हुकूमत
फेलियर की तरफ जा रही है या नाकाम हो चुकी है, लेकिन अवाम ये भी आप लोग से सर पूछना चाह रहे हैं कि अपोजिशन कहाँ है। आपकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस बानी पीटीआई से शुरू होती है और बानी पीटीआई पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आपके बानी है, आप उनकी रिहाई के लिए आप लोगों ने जो भी मूवमेंट करनी है वो आप करें, वो आपका जमहूरी हक है, लेकिन सर अवाम का एजेंडा कहाँ है, कहीं नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि महंगाई की अगर बात करें, बेरोज़गारी की बात करें, बिजली के बिल्स की बात करें, ये सब आपकी सियासत में कहाँ खड़े हैं, अवाम कहाँ है आप लोगों के पार्टी के एजेंडे में? बहुत शुक्रिया सना आपका। ना ये अवाम ही के रिप्रेजेंटेटिव अवाम ही की बात कर रहे हैं। बेसिकली तो जो बैठे हुए हैं वो तो 17 सीटों वाले हैं, तो जिन्होंने वोट दिया अवाम ने, उसने वोट इमरान खान को दिया, इमरान खान के इन नुमाइंदों को दिया। वो 50,000 वोट से जीत के बाहर बैठे हुए हैं और हारे हुए लोग उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि जो हमारा, अगर आप सिंगल एजेंडा कहें तो सिंगल एजेंडा भी अवाम के इर्द गिर्द से अवाम के इर्द गिर्द गुजर। ऐसे नहीं है कि हम आउट ऑफ ब्लू बात कर रहे हैं जिसका अवाम से कोई तल्लक नहीं है। आज भी देखें आप सर्वे कर लें, आई बैक यू, आई चैलेंज यू, जाके चले जाएं हर घर में से, तो उनकी पहली फरमाइश क्या होगी? वो बताएंगे आपको कि जी इमरान खान से हमारी अफिलिएशन है, इमरान खान हमारा लीडर है एंड ही वही मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ है, बड़े आराम से हमारे भाई ने कह दिया, बड़े एहतराम है उनके लिए, गोल साहब के लिए भी, उन्होंने कह दिया कि जी 2022 में ये हुआ था। अरे भाई जरा 1990 की वीडियो निकाल के दिखा दें नवाज शरीफ की इनको। उस टाइम भी कहता था बेनजीर की हुकूमत बड़ी करप्ट थी और पाकिस्तान डूबने लगा था, मैं आ गया। 1997 की हुकूमत निकाल के दिखा दें, जब वो अमीर मोमिनीन से बनना चले थे, वो 2/3 मेजोरिटी थी, तो उस टाइम भी कहा पाकिस्तान करप्ट हो गया था, पाकिस्तान तो डूब रहा था, इन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया था, हम बैंकरप्सी की तरफ जा रहे थे। 2007 की हुकूमत देख लें, जब पीपल्स पार्टी की आई, उसमें पंजाब हुकूमत थी, तो जब यही शहबाज शरीफ साहब कहते थे पेट फाड़ देंगे और ले आएंगे और मुल्क दिवालिया हो गया। 2013 की हुकूमत देख लें, तो स्टेज पे खड़े होकर उन्होंने अपने घर के बाहर मरियम साहबा ने, उनके वालिद ने कहा हमें पूरी मेजोरिटी दो ताकि हम पाकिस्तान को बचा लें। क्या बात कर रहे हैं, 40 साल गुजर गए हैं, 2 नस्लें आ चुकी हैं, 6 सभा के मिनिस्टर्स, 8 दफा के मिनिस्टर्स, 10 मिनिस्टर्स, और रिजल्ट क्या आ रहा है? अब मैं आपको जंग के ऊपर बता दूं, ये इनके फैक्ट एंड फिगर चेक कीजिएगा। मैं अपनी बात सना आपके प्रोग्राम में नहीं करूंगा, आई टेक फुल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ माय वर्ड्स। जी जी। इनके फेडरल मिनिस्टर्स की गुफ्तगू मैं आपको बता रहा हूँ। इनके फेडरल मिनिस्टर ने कहा मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर कि हमें तो ईरान ने मारा तो ऑयल रुका ही कोई नहीं, हमारे झंडे लगा के 20 जहाज आए, जिनमें से 2 हमने अपने मुल्क पाकिस्तान में लाए, बाकी हमने अपने दोस्त ममालिक को भेज दिए। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा फ्लोर ऑफ द हाउस, इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जी हमारे 4 सालों में पाकिस्तान में $1 नहीं आया, इन्वेस्टमेंट 0 हुई। अच्छा, इनके फाइनेंस मिनिस्टर के बाद उसी ने ये कहा कि जी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जा चुकी हैं, 200 प्लस इंडस्ट्री पाकिस्तान में बंद हो चुकी है। मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा हूँ यार, इन्हीं के जो ऑयल मिनिस्टर है, जो एनर्जी मिनिस्टर है, उसने बैठ के कहा था कि जब जंग शुरू हुई कि हमारे पास 28 दिन का रिजर्व है, लेकिन वेरी फर्स्ट डे 150 रुपए की जंप मारी, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मारी। ये कहते हैं हमारे हमसाये मुल्कों में लेने लगी हैं। भाई हमसाये मुल्क में 13 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है, बांग्लादेश पे जो है 18 रुपए महंगा हुआ है, आपने 150 से 200 की जंप मारी है। 13 रुपए महंगा करते हो, 1 रुपए सस्ता करते हो। एंड मोर ऑफ इट बता दूं कि जब वॉर स्टार्ट हुई तो सना $73 पर बैरल रेट था और पाकिस्तान में 253 रुपए पेट्रोल था और 265 रुपए डीजल था। अभी जंग बंद हुई तो पाकिस्तान में तो पर बैरल जो आपका ऑयल की कीमत थी वो पर बैरल जो है वो $71 पे आ गई। जंग शुरू होने से पहले नीचे आ गई, लेकिन प्राइस आपकी फिर भी 300 और 311 रुपए थी, पेट्रोल 300 का और डीजल 311 की। तो अवाम का तो इन्होंने गला घोंटा हुआ ना। इनका फेडरल मिनिस्टर खड़े होकर कह रहा है फ्लोर ऑफ द हाउस कि हमने FDR की जो हमने उनको दी हुई थी, उनका मार्कअप था, वहां तक वो नहीं पहुंच सके तो हमने पेट्रोल से पूरा कर लिया। यार पेट्रोल दुनिया में सबसे महंगा पाकिस्तान में, लेवीज 161 रुपीज और 5 अभी ऐड हुई है, वो सबसे महंगी पाकिस्तान के अंदर। बिजली दुनिया में सबसे महंगी पाकिस्तान के अंदर जो आती नहीं है। पेट्रोल दुनिया में महंगा पाकिस्तान के अंदर, गैस दुनिया में सबसे महंगी पाकिस्तान के अंदर। कौन सी आवाम को आपने दिया भाई रिलीफ? कौन सा आप कहते हैं हमने सब्सिडियां दे दी हैं? बंद कर दो ना आपने। आप जरा उठा के देख लीजिएगा, 70% जो आपकी IPPs है वो इस खानदान की है। इस खानदान से मतलब मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दोनों पार्टी के लीडर्स की अंदर चेक कर लीजिएगा इसके अंदर। ठीक है, आप अपने सारे के सारे मुनाफे ले रहे हैं। अब मरियम बीबी को क्या पता उन्होंने कब जाके सना आटा खरीदा है, दाल खरीदी है, घी खरीदा है घर चलाने के लिए। आपने खरीदा होगा ना, मैंने खरीदा होगा, हम जैसे लोगों ने खरीदा होगा। उनको क्या पता, वो तो यूं ही कहेंगी ना कि अभी यूं जा रही थी महंगाई, फिर यूं होगी और नीचे आ गई। उनको क्या पता कि आज के रेट्स क्या जा रहे हैं। आज आटा किस जगह पे है आपका? पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा आटा आज है। अब एक मिनिस्टर इनके कहते हैं SAPM की बात कर रहा हूँ, जो मेरे एक प्रोग्राम में कहते हैं कि जी मैंने एक आधी कोक भी पी ली, मैंने 14 रुपए की 2 रोटियां भी मंगा ली, एक दाल की प्लेट 100 रुपए की और 128 रुपए में मैंने दाल रोटी और कोक बना दी। यार सारे पाकिस्तान को दे दो, 25 करोड़ आवाम को ये पैकेज दे दो यार।
लोग अपना पैसा लगा दें, बचा लेंगे, लोगों का बहुत सी चीजें बच जाएंगी, लोगों की गैस का बिल बच जाएगा, बिजली का बच जाएगा, आटा औरतों का पकाना बच जाएगा, यार लगवा दो गई थी यार ऐसे। ये क्या बातें कर रहे हैं, ये कौन सी मतलब नॉनसेंस किस्म की गुफ्तगू है जो इतने बड़े पोर्टफोलियो पे बैठ के कर रहे हैं। मैं आपके प्रोग्राम में सुना कर रहा हूँ और मैं अपनी बात को 3 दफा सोच के 4 दफा सोच के कर रहा हूँ यार, कि कोई ऐसे अल्फाज की अदायगी गलत ना हो जो कल किसी जगह आपके प्रोग्राम के वसातत से लोग कहेंगे यार ये गलत बयानी करके चला गया। और ये इतने बड़े पोर्टफोलियोज में है और इतने बड़े पोर्टफोलियोज में बैठ के किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, अवाम का नशर करके उसके बाद उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं यार। और गॉड से सोलर के ऊपर देखिए इन्होंने क्या किया। ठीक, पॉइंट आ गया आपका। आपकी सोलर मेरी एक बात सुन लीजिएगा, छत आपका अपनी परचेज, सोलर की प्लेट्स आप खुद लेते हैं, सूरज मेरे अल्लाह का, आपसे ये बिजली लेते हैं कितने में, ग्रीन मीटर पे वापस कितने में दे रहे हैं। आप अमेरिका की मिसाल ले लें, जितनी बिजली वो लेते हैं आपको उतनी बिजली आवाम को सोलर से वापस करते हैं। इस मुल्क की दुनिया में जो 7 रुपए जो है आपका जो है लेता है और वापस 47 रुपए करता है। यार कुछ खुदा का खौफ करो यार, क्या तरीका कार है ये। ठीक है अली बुखारी साहब का पॉइंट है कि मैं जरा अतीक मीर साहब की जानिब बढ़ूं, फिर मैं आप लोगों की तरफ दोबारा आती हूँ। अतीक मीर साहब, ऑब्वियसली आप जो है ताजिक कम्युनिटी को जो है बिलोंग करते हैं और उनको रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, तो सर ये बता दीजिएगा कि ज़रा आप खुद ताजिर हैं, तो सर रोज़ आवाम से जो भी वास्ता आपका पड़ता है, तो सर थोड़ा ये बताइएगा कि आज जो पाकिस्तानी हैं वो ज़्यादा महंगाई से डरा हुआ है या हुकूमत की जो माशी पॉलिसियों को गैर यकीनी सूरत हाल से वो परेशान है, क्योंकि कारोबार में जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है वो कीमत नहीं है, गैर यकीनी होती है। क्या कहेंगे सर? जी अतीक मीर साहब। ठीक है अतीक मीर साहब मौजूद है हमारे साथ? जी मैं मौजूद। जी अतीक मीर साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि आप जो है ताजिर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और आप उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, तो सर आप क्या समझते हैं कि जो अवाम है, ज़ाहिर सी बात है रोज़ अवाम से जो है वास्ता आपका पड़ता है, तो सर आज पाकिस्तानी जो है वो ज़्यादा महंगाई से डरा हुआ है या हुकूमत की जो माशी पॉलिसियाँ हैं उसकी वजह से वो गैर यकीनी सूरत हाल है? क्योंकि अगर देखा जाए तो कारोबार में जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है वो कीमत नहीं है बल्कि गैर यकीनी होना होता है। तो सर क्या कमेंट करना चाहेंगे इस पर आप? आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इस वक्त कारोबारी हलकों में जो बात सबसे ज़्यादा तशवीशनाक समझी जा रही है वो यही कि कुछ कल के बारे में लोगों को उम्मीद नहीं है कि क्या पॉलिसी है, कौन सी स्टेबल रहेगी, कौन सी पॉलिसी आने वाली है। तो जब कोई भी हुकूमत अपनी नाअहली की बुनियाद पर इस तरह की बातें करें, जैसे ये 3 रोज में ये पेट्रोल जो 3 रोज के बाद जाएगा, हर 3 दिन के बाद, ये एक मजाक लगता है। ये साबित करती है ये तमाम इक़दाम कि हुकूमत में फैसला साजी की का मयार नहीं है। या तो ये जो भी एक ग्रुप आके बैठा है ये एक नहीं है, एक दूसरे से मुशावरत नहीं है, ये इन्हें आर्ट का पहाड़ा दे दिया जाता है, सारे वही पढ़ते हैं। आप देखिए चैनल पे मैं रोजाना देखता हूँ, तो इसके क्या असरात हैं आप अंदाजा कीजिए। मैं इससे बढ़कर तबाहकुन सूरत हाल क्या बयान करूँ कि जिस चीज का यानी मार्केटों में जो सीजन है किसी भी आइटम का, वो सीजन में रोक रहे बैठ के कि हमारे कस्टमर कहाँ चला गया। तो बताइए यानी आम दिनों में फिर उसकी सूरत हाल क्या हो। देखिए मैं वाज़े के तरफ नाकाबिल तरदीद है ये बात कि महंगी बिजली में ना घर चलता है, ना कारोबार, ना फैक्ट्री। इसी तरह महंगे पेट्रोल ना आप पूरा मुआशरा समझे तहस नहस हो जाता है। जिस तरह अभी मरियम नवाज ने कहा कि समझे कि प्राइम मिनिस्टर चोर है, तो जब वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि बहस ही खत्म हो जाती है कि इनके बारे में हम क्या राय दें। हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त एक डिजास्टर की सूरत हाल है। कोई भी ऐसा मुल्क जहां जिम्मेदार हुकूमत होती, हकीकी हुकूमत होती, तो ये मुआशी इमरजेंसी डिक्लेयर करने का वक्त है और उसके बाद तमाम स्टेक होल्डर्स को जमा करके इस मुश्किल से निकलने के लिए राय मतलूब होती है। लेकिन आप देखिए कोई एक फैसला जो चैम्बर्स शामिल हो, फेडरेशन को शामिल किया जाए या आम ताजिर की मुशावरत शामिल हो,
कहाँ से फैसले आते हैं, कहाँ से ऐलान होता है, किन पर इम्प्लीमेंट होता है और क्या असरात सामने आते हैं, ये बहुत तबाहकुन सूरत हाल है। अभी ये मार्च की बात है कि पेट्रोल 257 रुपए लीटर था और उस वक्त भी यही सूरत हाल थी मैशियत की जो आज है। यानी तो अंदाजा ये कीजिए कि आज पेट्रोल वो 400 रुपए लीटर को छू रहा है। तो ऐसी सूरत में देखिए वो कम कीमत पर जो सूरत हाल इतनी गंभीर हो चुकी थी, तो इस इजाफी कीमत पे अंदाजा लगाना मुश्किल है। जिस तरह आग लगती है ना, तो कहते हैं पहले दर्जे की आग है, ये दूसरे दर्जे की आग है, ये तीसरे दर्जे की आग है जिस पे काबू पाना मुश्किल है। ठीक, ये तीसरे दर्जे की बर्बाद कुन सूरत हाल है इस मुल्क में मैशियत। ठीक, तो इसे कौन ठीक करेगा? कोई पूछता भी तो नहीं है। जो ये खुद हमसे नहीं पूछते, स्टेक होल्डर्स से नहीं पूछते, मुल्क के मैशियतदान गोशा नशी हो गए। अतीक मीर साहब, मसला यही है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो बिल्कुल आज़ाद है। हुकूमत इस वक्त बिल्कुल आज़ाद है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अपोजिशन भी जो है वो इतनी ज़्यादा अपोज करती नज़र नहीं आती, तो ऑब्वियसली उनकी तो जो मनमानी हो रही है वो हुकूमत वो कर रही है। बहरहाल शामिल गुफ्तगू करेंगे तंजीला मज़हर को। तंजीला साहबा, हुकूमत कहती है कि महंगाई कम हो रही है, ऑब्वियसली हम सुन के थक गई अवाम भी। अपोजिशन कहती है कि अवाम तबाह हो गए। तो जाहिर सी बात है, आप जर्नलिस्ट हैं, आप एंकर पर्सन हैं, आपका भी जाहिर सी बात है आप लोगों से आपकी गुफ्तगू होती है, आम लोगों से हमारा मिलना जुलना होता है। तो ज़रा ये बताइएगा, ज़मीनी हकीकत क्या है? पाकिस्तान में जो माशी बहरान है वो ज़्यादा बड़ा है या अवाम और हुकूमत के जो दरमियान एक एतमाद का जो है वो बहरान बहुत ज़्यादा नज़र आता है? क्योंकि हमने माजी में देखा कि जब PTI की हुकूमत थी तो PMLN की जो जमात है वो बड़ी बरमला ये कहती हमें दिखाई देती थी कि हमारे पास मुल्क की सबसे ज़बरदस्त टीम है जो 5 से 6 महीने में पाकिस्तान की जो मईशत है उसको बिल्कुल वो टेक ऑफ कर लेगी और बड़े चार चांद लग जाएंगे और हम बहुत बेहतर तरीके से निज़ाम चला सकते हैं, महंगाई जो है हम बिल्कुल नीचे लेकर आ जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई दो रानी के महंगाई का जो रेशो था वो सिंगल डिजिट में आया, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो तमाम अशिया खुरोनोश की चीज़ें की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, हर चीज़ जो है वो आसमान से बातें करने लगती है। महंगाई का जो जिन है वो काबू नहीं, उस पर कोई काबू नहीं पा सकता। ठीक है, लेकिन जब पेट्रोल की प्राइसेस जब कम होती हैं तो उसके बावजूद प्राइसेस उसी रेट से मिल रही होती हैं, उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का जिक्र किया कि उनके पास एक बेहतरीन टीम थी। थोड़ा सा और पीछे चले जाइए तो इमरान खान साहब के पास भी बहुत बेहतरीन टीम थी। मसला टीमों का नहीं है, मसला ये है कि हमें एक बार बैठ के कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी होगी। हमारे पास कोई वैसी पॉलिसी है ही नहीं। यहाँ पे जो भी हुकूमत आती है वो अपना वक्त पूरा करने के चक्कर में कभी IMF के सहारे खड़ी हो जाती है, कभी वो बैरूनी कर्जों के सहारे खड़ी रहती है। मतलब वो एक पंजाबी में लफ्ज़ होता है डंग टपाओ, तो वो अपना डंग टपाने के लिए आते हैं। ठीक है, उसमें वो अच्छा बुरा जो भी करें, जब तक आप मौशी रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तब तक आपके मुल्क की मईशत नहीं बेहतर हो सकती। ये सारे अदाद शुमार के गोरख धंधे हैं कि ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं और ये माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। आम आदमी को इससे कोई गर्ज नहीं है। अगर आप देखें, अगर आपने 4 साल के लिए कोई मुश्किल फैसले करके उसकी कोई कुर्बानी लेनी है आम आदमी से तो उसकी समझ आती है, वो एक दफा आप कर लें। ये नहीं हो सकता कि आप हर बार आके नए वादे करें, नए लारे लगाएं और अवाम जो है वो मुसलसल पिसती चली जाए। ये बात दुरुस्त है कि महंगाई बढ़ने की शरह की रफ्तार कम हुई है, महंगाई नहीं कम हुई। इस मुल्क में महंगाई कभी कम ही नहीं होती। तो जो आपको इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस की अगर बात कर लें तो जब आपको उसमें बढ़ानी होती है तो आप उसी प्रोपोर्शन में बढ़ाते हैं जैसे इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस होती हैं। लेकिन जब आपको कम करना हो, जब आपको अवाम को रिलीफ देना हो, अवाम को रिलीफ नहीं देते। आप जो है ऑयल कंपनीज को रिलीफ दे देते हैं, आप अपने जो आपके अपनी जो लॉबीज हैं, जो माफियाज हैं, आप उनको रिलीफ दे देते हैं। और इट इज अक्रॉस ऑल पार्टीज, मतलब हर हुकूमत में आपको ऐसे फैसले नजर आएंगे जिन्होंने मखसूस तबकात को नवाजा और अवाम के फायदे के लिए वहाँ पे बहुत थोड़ा काम हुआ। तो 2 चीजें जो है वो बड़ी जरूरी हैं। एक तो देखिए, इस मुल्क में तर्ज हुक्मरानी को बदलने की जरूरत है। हमारे यहाँ बहुत हमारा रोमांस है एक तीसरी ताकत से, एक नई ताकत से, एक नई सियासी कुव्वत से। वो हमेशा से रहा है, 3-4 दहाइयों में
जो लोग बड़े हुए, जो जॉब्स में आए, उनका बड़ा रोमांस था कि एक नई ताकत होनी चाहिए। असल मसला ये कि इस मुल्क में ऐसी लीडरशिप होनी चाहिए जो क्लैरिटी के साथ सोच सके, जो फैसले ले सके और फिर फैसलों के ऊपर सियासी मसलहत की वजह से कॉम्प्रोमाइज ना करे। तो पाकिस्तान में जब तक दो चीजें नहीं होंगी, एक तो मौशी रिफॉर्म्स नहीं होंगे, हुकूमत जो रियासत है, हुकूमत से मुराद रियासत का बिजनेस करना काम नहीं है। पूरी दुनिया में रियासतें कहीं बिजनेस नहीं करती। हमारी रियासत जो है वो शुगर मिलों से चीनी खरीदती है, फिर वापस बेचती है। हमें डीरेगुलेशन की तरफ जाना है। हमें ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जो लॉस मेकिंग कर रही हैं, हमें इनसे जान छुड़ानी है। मतलब खरबों रुपए की सब्सिडीज देते हैं, बेल आउट पैकेजेस देते हैं, और ये सफेद हाथी हमने पाले हैं। हमें अपने शस्त्रों को हम छोड़ना नहीं चाहते। हमारे में इतनी टर्न नहीं है कि हम शस्त्र के बगैर रह सके। आप अगर पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो हमारी सियासी अशराफिया है, यहाँ पे भी आपके पास भी दो सियासतदान बैठे हैं, अगर आप उनकी जिंदगियां देखें तो उनको आवाम के पैसों पे शस्त्र की तो जरूरत नहीं है। उनके पास वैसे ही बहुत पैसे हैं। बहुत से लोग बड़े जमींदार हैं, बहुत से लोग जो हैं वो बहुत अच्छी वेल्दी बैकग्राउंड से हैं, उनकी मिलें हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है। आम लोग तो है ही नहीं, वो बहुत थोड़े कहीं आपको मिडिल क्लास के लोग नजर आएंगे। लेकिन इसके बावजूद ये ऐसा बुरा चस्का है कि ये जो भी आता है नारे लगाते हुए मसीहाई के, तब्दीली के, तरक्की के, इस्तेहकाम के, जब ये हुकूमतों में आते हैं तो फिर ये जितना खून किसी का निचोड़ सकते हैं निचोड़ते हैं, जितनी करप्शन कर सकते हैं करते हैं। अपने पर्सन प्रिविलेजेस के ऊपर आप देखें कितनी लड़ाई पूरे पाकिस्तान में मची है। मैं ये तमाम पोलिटिकल पार्टीज की बात कर रही हूँ। तो ये किसी मतलब वो होता है ना नेमिंग द नेम्स, ये इसका हल वो नहीं है। पाकिस्तान को वाकई एक मिसाके मईशत की जरूरत है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे। इस मुल्क की मईशत को खराब करने में जजेस ने भी किरदार अदा किया है, वो हर चीज पे स्टे दे देते हैं। इस मुल्क की मईशत को खराब करने में पॉलिटिशियंस का बेहद कसूर है। इस मुल्क की मईशत को खराब करने में जनरल्स का भी कसूर है। तो सारे स्टेक होल्डर्स बैठे एक मिसाके मईशत करें, एक लॉन्ग रन पॉलिसी बनाए। एक हुकूमत आती है वो कुछ करती है, दूसरी कुछ और करती है। इस तरह से मुल्क नहीं चलेगा। इस तरह से बिल्कुल ठीक। हमें ज्वाइन किया राजा कमरुल इस्लाम साहब ने, ताल्लुक़ है PMLN से, सीनियर रहनुमा है। राजा कमरुल इस्लाम साहब बहुत शुक्रिया आपका। राजा साहब, आखिर मईशत जो है वो कहाँ है? क्योंकि आप लोग जो है हर दूसरे हफ्ते जो है नई खबर आती है कि जी सऊदी अरब आ रहा है, UAE आ रहा है, कतर आ रहा है, अज़रबैजान का जो है वो डेलीगेशन आ रहा है, अरबों डॉलर की सरमायाकारी आ रही है। लेकिन राजा साहब, अमली सरमायाकारी की जो आदाद शुमार हैं, अगर वो देखें तो तस्वीर इतनी बड़ी नज़र नहीं आती जितना कि आप लोग उसको बयान कर रहे होते हैं। आखिर आवाम किस पर यकीन करे, आप लोगों के ऐलानात पर या नताइज पर? क्योंकि नताइज तो सिफर नजर आ रहे हैं। देखें, क्योंकि आपके अपने इसके साथ आपकी जो सीनियर रहनुमा है कैसर अहमद शेख साहब, उन्हीं की बात भी बता देती, कोट कर देती, क्योंकि आपकी अपनी हुकूमत से अब आवाज़ें आनी शुरू हो गई। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो उसका पिछले जो 10 साल में जो एक्सपोर्ट है वो 1% भी नहीं आप लोगों ने की। उसके अलावा मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि जी जो कर्जा लिया गया है वो रिकॉर्ड कर्जा इन 4 सालों में लिया गया है, जो गुज़िश्ता 75 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। सर क्या हो क्या रहा है? देखें मिफ्ता इस्माइल साहब की तो मैं बात नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि उनके इस कहने के पीछे बहुत सी वजूहात हैं और उसमें कोई बायस भी हो सकता है। वो हमारी जमात का हिस्सा थे और किसी ज़माने में वो उनकी ज़ुबान नहीं थकती थी इन्हीं मुआशी पॉलिसियों की तारीफ करते हुए। चलें उसको थोड़ी देर के लिए रहने दें। मैं आता हूँ इस बात पे कि वाकई आप ये कहना चाह रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब की जो है बात में कोई वजन नहीं है, वो एक बात कह रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल उनको कोई खुदा न खास्ता अंडरमाइन नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि चूंकि जाहिर है एक बायस जो होता है, चाहे वो बायस फॉर हो या बायस अगेंस्ट हो, उसकी एक वैल्यू और वेटेज होती है जो उसे ड्यू देनी चाहिए। तो मैं तो बस इतना कहूंगा। लेकिन जहां तक ताल्लुक है इस चीज का, बिल्कुल मैं उस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हालात की वजह से, बैरूनी हालात की वजह से, अभी जो मौजूदा जंग शुरू हुई इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट को देख लें या एक्सपोर्ट्स को देख लें, तो पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स में खातर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर सका। लेकिन उसमें एक जो इस वक्त हमारी इंटरवेंशन चल रही है और वो क्या है कि वो अपनी ह्यूमन रिसोर्स में वैल्यू ऐड करके उसको ट्रेन करके और दुनिया में एक्सपोर्ट करना, कि जो इंसान जाहिर है हर मुल्क दुनिया में वही चीज अच्छी बेचता है, वही चीज एक्सपोर्ट करता है जो बेस्ट होती है।
फिनलैंड से बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स आएंगे, यूरोप से या यूनाइटेड स्टेट्स से बेस्ट वॉरफेयर आएगा। तो इसी तरह पाकिस्तान के पास चूंकि राजा साहब, लेकिन कतई कलामी की माजरत चाहूंगी राजा साहब, मेरा एक जुमला सुन लें। पिछले ये जो 1.5-2 बरस की पहम काविश थी, उसकी वजह से आप इस दफा हमारा फॉरेन एक्सचेंज के जो थे रेमिटेंस वो 41 बिलियन को उसने क्रॉस किया ड्यू टू दिस ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट कंपोनेंट। तो इसलिए बात इतनी मायूसी वाली नहीं है, ये बजा के हमारी इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो वैसे नहीं हो सकी। आप कुछ फरमा रहे थे। मैं आपसे ये अर्ज कर रही थी कि सर आप ये सारी जो चीज़ें आप बता रहे हैं ठीक है, लेकिन बात फिर वही है जो महंगाई का तनासुब, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, लोगों के लिए जीना मुश्किल होता जा रहा है। लोग अपने घरों पे किस तरीके से बच्चों की कफालत करेंगे, किस तरीके से अपना घर बार चलाएंगे, क्योंकि हर चीज़ जो महंगाई है वो अपनी बुलंद तरीन सतह पर है। मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि जी जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाएं, महंगाई बढ़ जाए तो समझ जाना कि वजीर आजम चोर है। आप किसको चोर कहें सर? जी बिल्कुल मरियम साहबा ने ये बात कही थी, लेकिन वो जमाना अमन की और नॉर्मल हालात की थी कि जब हुकूमतें जो हैं वो उसकी जिम्मेदार ठहराई जा सकें। अभी जो हालात बने आप देखें कि यही महंगाई जिसका आपने जिक्र किया, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ आपकी इस बात से। यही महंगाई 30% के ऊपर से लेके और नीचे 5% तक आई थी इस जंग से पहले तक। वही फिगर यानी उन्हीं अदारों के फिगर जो 35 और 38% बताते थे वो 5% से नीचे आई। अब क्या हुआ है कि एक ऐसा वाकया हुआ जो न हुकूमत पाकिस्तान के कंट्रोल में था न किसी और के कंट्रोल में था, बल्कि उसमें किसी पाकिस्तानी का कोई किरदार नहीं है, चाहे वो हुकूमत में है या नहीं। और उसकी वजह से पूरी दुनिया का जो बैलेंस था वो जो है वो डिस्टर्ब हुआ। पूरी दुनिया में महंगाई की इस जंग की वजह से आई। यानी आप देखें कि अमेरिका जैसा मुल्क, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जो यहाँ से फ्यूल नहीं लेते, पेट्रोल नहीं लेते मिडिल ईस्ट से, वहां पे भी तेल की कीमतें जो है वो 60 और 70% बढ़ी। ठीक है राज साहब, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन बहरहाल आप जिस जगहों की आप बात करें, हम पड़ोसी मुल्क की बात कर ले तो वहां पे भी इस तनासब से जो है पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़े। हम अगर बांग्लादेश की बात कर लें वहां तो टकों में जो है चंद टके ही बढ़े। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की तरफ अगर देखते हैं तो सर जंग तो अभी इस साल शुरू हुई है ना, पिछले 3 सालों का जो रिकॉर्ड है उसमें जिस तरीके से चीज़ों की महंगाई बढ़ी है वो उसकी भी बात हो रही है कि अवाम तो उस वक्त से बिलबिला रहे हैं। बहरहाल अली बुखारी साहब आपका रुख करूंगी। सर आप लोग कहते हैं कि हुकूमत की जो माशी पॉलिसी वो नाकाम है, तो फिर आपका जो माशी प्लान है सर वो बता सकते हैं कि आप लोगों का कोई माशी प्लान है कि जिसके उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए महंगाई जो है वो नीचे आए और आम आदमी को जो है रिलीफ मिले? क्योंकि सिर्फ हुकूमत बदलने से मईशत तो नहीं बदलती ना सर। अगर फर्ज कर लेते हैं कल सुबह आप इख्तिदार में हो तो पहला फैसला क्या होगा सर आपका, जिससे आम आदमी कम से कम 6 महीने के अंदर जो है वो फर्क महसूस करे? जी बहुत शुक्रिया आपका अना। अब मैं 2 चीजें 1 बाय 1 ऐड कर दूं उसके अंदर। पहले तंजीला ने बात की, आई एग्री विद हर, ऑलमोस्ट 90% चीजों पे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन एक चीज उन्होंने नहीं की जो मैं कहना चाहता हूँ। जब तक सिविल सुपरमेसी नहीं होगी, जब तक सिविल सुपरमेसी नहीं होगी, मुल्क आपका तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं किया, मुझे बता दीजिएगा, एक एग्जाम्पल कोट कर दीजिएगा। क्योंकि सुपरमेसी जब सिविल होगी, डिसीजंस आपके होंगे, आप लोगों के पास जाएंगे, लोग आपको जवाब मांगेंगे और आप नहीं करेंगे तो आपको उठा के नेक्स्ट टाइम पर फेंकेंगे और उनकी जगह रिप्लेसमेंट होगी। दिस इज डेमोक्रेसी, ये जमहूरियत। जब आप हर चीज कंट्रोल लिमिटेड तरीके से करेंगे तो चाहे जिस मर्जी को उठा दें, काम नहीं हो सकता। नंबर 1। नंबर 2 चीज आपने कहा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप अगर आपको भी बैठा दिया जाए ना सुबह और आपने मुल्क ठीक करना हो तो दिस इज नॉट अ बिग डील। सबसे पहला काम आप ये करें, मुझे आप प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, अगर मैं बैठा होता हूँ, मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि पाकिस्तान के टॉप हायरार्की में जितने लोग हैं वो अपनी टॉप हायरार्की पे पहुंचने से पहले जितने एसेट्स है डिक्लेयर करें, और उसके बाद में कोई एसेट जो है उनके ऊपर बैन होगा, वो पाकिस्तान से बाहर भी नहीं जा सकेंगे, कोई प्रॉपर्टीज पाकिस्तान से बाहर नहीं होगी, यहाँ पर ही होगा। नंबर 1। नंबर 2, आपने बिजनेसमैन लोगों को इनिशिएटिव क्रिएट करके देना है। क्यों कोई बंदा पैसे लगाएगा पाकिस्तान के अंदर आके जिसके पास, जिसको सबसे महंगी बिजली यहाँ मिलेगी, जिसको सबसे महंगी लेबर यहाँ मिलेगी, जिसको 50 अदारे नेपरा, पेपरा, नैब, प्ला FIA, वो अपनी अपनी जगह सारे के सारे कमीशन लेंगे, लोकल अदारे, और उसके बाद जो है वो फैक्ट्री लगाएगा, और फैक्ट्री लगाने के बाद उसको लाइफ थ्रेट से ज्यादा होंगे। क्यों कोई लगाएगा, मुझे आके बताएं। फैक्ट्रीज कोई भी नहीं लगाएगा, कोई भी शोर बंदा नहीं लगा सकेगा, आप मैं कोई भी नहीं लगा सकते। नंबर 3, सबसे बेसिक चीज है आपकी अपने बेसिक कंपोनेंट्स। गंदम आपकी है, आपने रेगुलराइज ही नहीं कर सके आज,
आपने 2300 रुपया रेट लगा दिया किसान का पिछले साल, 3400 रुपया, 32 से 34 रुपया खर्चा आ रहा है 1 एकड़ जमीन के ऊपर, बीज, ट्रैक्टर, पानी, जो आपका खाद, ये सारी चीजें लगाते हैं। 3400 रुपया तो गवर्नमेंट की नैली नहीं है, ये गवर्नमेंट को नहीं नजर आ रहा कि भाई इतना खर्चा 3400 रुपया जो हो रहा है वो 2300 में क्या बेचेगा, और अगर वो बेचेगा तो उसको क्यों नहीं आप जो है वो सब्सिडाइज करेंगे, और उसका हक क्यों नहीं देंगे? मिडल मैन को दे रहे हैं, खुद खा रहे हैं, उसको नहीं दे रहे हैं। नंबर 4, फॉर एग्जाम्पल चीनी की बात हमने की, आपका शुगर केन का कमिश्नर लिख रहा है कि भाई मत बेचना चीनी, इस दफा हमारे पास यूटिलाइजेशन के लिए जरूरत पड़ेगी। आपने बेची, किसको सजाएं दी आप? उसके बाद आपने बाहर से दोबारा इंपोर्ट की। चीनी की प्राइस कौन रेगुलराइज कर रहा है? चीनी माफिया। आपने आटा उठा के दे दिया सारे के सारा। अफसोस की बात यह है कि एक सीनियर मिनिस्टर से जब पूछा जाता है, पंजाब की मिनिस्टर की बात करो, कि 12 अरब का जहाज है, तो फ्लोर ऑफ द असेंबली कहती है हाँ हमने लाया, जो करना कर लो। यार ये अपनी जागीर है, नहीं अली बुखारी साहब, उन्होंने तो कहा मने औरंगजेब की बात करें ना, उन्होंने कहा कि हाँ खरीदा है, आवाम की खिदमत के लिए खरीदा है। तो मुझे तो समझ नहीं आई कि उस 11 अरब के जहाज में आवाम की कौन सी खिदमत हो रही है? 10 अरब का सदा, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, 10 अरब की पूरी पीआईए बेच दी आपने, 11 अरब के जहाज ले लिए, क्या उससे खिदमत हो रही है? हाँ, अगर कहते हैं 1122 को हमने एक चॉपर दे दिया, आप कहते हैं हमने एक एम्बुलेंस जना हॉस्पिटल को दे दिए, उसके चॉपर दे दिए, आप कहते हैं कि हमने एक चॉपर भावल नगर में दे दिया है जी, वहां पर इमरजेंसी के लिए सर्विसेज के लिए। मैं कहता आवाम की खिदमत होगी यार, इससे क्या खिदमत होती है? ये चीजें खत्म करनी पड़ेंगी। 200 गाड़ियों का स्कॉट जा रहा है यार, उन्हें पेट्रोल नहीं लगता, उनमें बंदे नहीं होते उनमें। मैं सिंध, कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें सिंध गवर्नर, सिंध हाउस और जो सीएम हाउस है, और उसके जो खाली आप उनका जो फौज दफर मौज है खाली जो वहां पर मुलाजमीन की, वो देखें आप परेशान हो जाएंगे। अरबों रुपए के खर्चे हो रहे हैं यार, किसके लिए हो रहे हैं? गरीब मुल्क के खाने के लिए है नहीं, आप तनख्वाहें देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है। और अभी राजा साहब ने बात की मुफ्ती इस्माइल साहब की, मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन उसने तो कोई इकोनॉमी की बात ही नहीं की। उसने तो सिर्फ इतनी बात कही है कि पिछले 74 सालों में इतना कर्जा नहीं लिया गया पाकिस्तान की तारीख में जितना 4 सालों में लिया गया। या तो आप डिनाई कर दें कि नहीं वो गलत कह रहा है, या कहें वो सही कह रहा है, कर्जा लिया है। कर्जा लेके आपने इन्वेस्ट कहाँ किया है? ना आप कोई घर भी चलाता ना बंदा, आपका मंथली आपको जो सैलरी मिल रही होगी ना, आप अपना घर रन करके प्लान कर रहे होंगे। ये नहीं हो सकता कि आप लाख रुपए कमा रहे हैं और 5 लाख आपका खर्चा है। आप एक दफा करेंगे, दूसरे महीने करेंगे, तीसरे करेंगे, देन अल्टीमेटली आपने कोलैप्स कर जाना है। सो इशू ये है कि आपने ये देखना है कि आपके इंस्टीट्यूशंस कहाँ पर खड़े हैं। आपने उन इंस्टीट्यूशंस जैसे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी स्टील मिल है, आपकी स्टील मिल 2013 की बंद पड़ी हुई है, और उसके बाद से आप अरबों रुपए लगा रहे हैं उसके ऊपर। यार वो अवाम का पैसा जा रहा है, उसका कोई हल ढूंढना है ना, उसी के लिए हुकूमत बैठती है, डिसीजन लेने के लिए बैठती है ना। किसने डिसीजन लेना है उसके ऊपर? ठीक है अली बुखारी साहब, ये सारी तो चीजें हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा ताकि मैं तंजीला की तरफ रुख करूं। ये सारी चीजें आप बता रहे हैं, लेकिन सिर्फ मुझे ये बताइएगा कि आप लोग क्योंकि अपोजिशन में हैं, तो क्या अब जो ये महंगाई इतनी बढ़ रही है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग कोई कोई बिल लेकर आ रहे हैं असेंबली के अंदर अवाम के हक के लिए? आप लोग कुछ बोलेंगे कि महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है, लोगों का जीना महाल हो गया? सना हम तो जब निकलते हैं हमारे पे पर्चे हो जाते हैं। मुझे तो ये बता देना हम किधर जाएं। मैं आपके सामने बैठा हूँ 2-2 दर्जन पर्चे लेके, दहशतगर्दी की पर्चियां इलेक्शन लड़ने के बाद। यार बाद में करते हैं, पर्चा पहले हो जाता है। मतलब ये कौन सी हुकूमत है, ये कौन सा कानून है यार? ये तो मतलब इंतहाई दर्जे की बारबेरियन जगह रह रहे हैं कि हम कहते हैं यार लोगों को हक दे दो। 5 बंदे पीसफुली निकलते हैं, निकल के प्रेस क्लब के बाहर बैठते हैं, प्रेस क्लब के बाहर पर्चा हो गया यार। मतलब कोई ये कोई गवर्नमेंट है? इसको आप गवर्नमेंट कहते हैं? इसको आप कहते हैं कि आप कहते हैं कि ये सीधी चलती जा रही है, क्योंकि इनको पता है कि जनाब हम जो मर्जी कर रहे हैं, हमें पूछने वाला कोई नहीं, हमारे खिलाफ फैसला देने वाला कोई नहीं है। जजेस जिन्होंने फैसले देने हैं, जिनके सामने लोगों की पिटीशन होती थी, वो जज अपॉइंट कैसे होते हैं? इस्लामाबाद के अगर जज आपने अपॉइंट करना है तो जिसके बाद 11 वोट्स होंगी वो जज बन जाएगा। नाम किसने प्रपोज करने हैं? सबकी तरफ से आने हैं, हर सियासी पार्टी ने देने हैं। अब कौन सा जज ऐसा होगा जो मेरे वोट दे रहा हूँ, जिसको मैं वोट दे रहा हूँ, वो मेरे खिलाफ फैसला कर देगा? यही तो चीज का रोना है। यही तो मैं पहले दिन से कहता था कि यार आपने सारा सिस्टम तबाह कर दिया, आपने सारे इंस्टीट्यूशंस तबाह कर दिए। आप मुझे बता दें कि हर दौर में, मैं एक चीज ऐड कर लूं, आपने मुझसे पूछा था कि आप इस तरह इसको सही कर सकते हैं। आप डीसी सारे सही कर दें, आप सिविल ब्यूरोक्रेसी को सही कर दें, आप एसीओ को सही कर दें, आप तहसीलदारों को सही कर दें, हर चीज सही शुरू हो जाएगी। आपकी एक चीज पिन पॉइंट होगी। आप बैठा दें डीसी को, कहें सुबह 8 बजे बैठोगे तुम, हमारे सारे भाई कौन सा मुल्क है? मेरे साथ एक इंडिया है, मेरे साथ ईरान है, मेरे साथ चाइना है, मेरे साथ अफगानिस्तान है, जिसमें एसीओ डीसीओ को 1.5 करोड़ की गाड़ी दी होती है, बिकॉज कि आप उनके बेनिफिशियरी हैं। हमारे आरओ वो थे, उन्होंने रिजल्ट आपको मैनेज करके दिया। दैट्स व्हाई दिस इज इट।
ठीक है, अली बुखारी साहब पॉइंट आ गया आपका। तंजीला साहब ये बताइएगा कि एक तरफ आवाम को कहा जाता है कि जी आप म्याना रवि इख्तियार करें, सादा ज़िंदगी गुजारें और क़ुरबानी आवाम से मांगी जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी एक तो वो कहते हैं ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, और फिर असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर जिस तरीके से उन्होंने कहा जी हाँ जी ख़रीदा है 11 अरब का जहाज़, तो आवाम की खिदमत के लिए वो कौन सी खिदमत हो रही है उन 11 अरब के जहाज से। प्लस इन्हीं की एक और रहनुमा है शमाला राना साहिबा, उन्होंने किसी प्रोग्राम में बैठ के कहा कि जी अगर हम 100 रुपये पेट्रोल बढ़ा देते तो आप लोग क्या ही कर लेते। तो वाकई हम क्या ही कर लेते, आवाम तो बेचारी कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ वो बिलबिला रही है और अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारें, लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। जी तंजीला साहिबा। ठीक है, हमारा राब्ता से मुनक़ता हो गया है। राजा अंसारी साहब, राजा खमरुल इस्लाम साहब आप मौजूद हैं हमारे साथ। तो सर थोड़ा सा ये जो अभी मैंने उनसे सवाल किया आपसे कर लेती हूँ कि सर वो 11 अरब की जहाज़ से कौन सा आप लोग फ़ायदा पहुँचा रहे हैं आम आदमी को। और शमाला राना साहबा कहती हैं कि सॉरी कि अगर हम 100 रुपये पेट्रोल कर देते तो क्या ही कर लेते आप लोग। देखें, जो वो क्या ही कर लेते वाली बात पे तो मैं बिल्कुल उससे सेकंड नहीं करूंगा, क्योंकि जाहिर है एब्सोल्यूट जो राइट है वो इस बात पे पूछने का, उस बात पे सवाल करने का वो लोगों का है और आवाम का है, मीडिया का भी है, और उन्हें ये सवाल करना चाहिए और हुकूमत को उसका जवाब देना चाहिए। और उसका जवाब बिल्कुल यही है कि जहाज इससे पहले भी कोई 15-20 साल पुराना था, तो अगर उसमें जब सवाल किए गए तो ये कहा गया कि इसकी मेंटेनेंस महंगी है, हालांकि नए जो चीज होती है उसकी मेंटेनेंस कम होती है, तो रिप्लेस चीजें होती हैं। और एक बहुत बड़ा सूबा है जिसमें गवर्नेंस के इश्यूज भी हैं, और जिस तरीके से इस मौजूदा हुकूमत ने गवर्नेंस के मैदान में परफॉर्म किया है, अब सूबों से किसी हवाले से तकाबुल कर ले, चारों सूबे मौजूद हैं, चारों सूबे हमारे हैं, लेकिन उनका आपस में तकाबुल कर ले। और कहीं भी इंडिपेंडेंट भी ऑब्जर्वर है वो बता रहे हैं कि पंजाब की जो है मैनेजमेंट, पंजाब के प्रोजेक्ट्स, पंजाब की गवर्नेंस वो बाकियों के आइडियल नहीं है, लेकिन बाकियों के मुकाबले में बहुत ही बेहतर है, बहुत ज्यादा फर्क है, मुखालिफ भी कह रहे हैं। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वज़ीर आला को ऑब्वियसली एक मॉनिटरिंग प्रोसेस भी करना होता है। तो अगर वो उन्होंने उस पुराने जहाज की जगह के जिस पे बहुत ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट भी आती है, दीगर चीजें भी आती हैं, तो वो अगर जहाज ले लिया जिस काम के लिए, तो वो उसका जवाब तो यही बनता है। और वो अवामी खिदमत है। 11 अरब का जहाज की इस वक्त जरूरत मतलब आम आदमी को तो तलकीन की जा रही है। नहीं, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आम आदमी की ही सहूलत के लिए, यानी आप देखें कि जगह जगह पे यही शिकवा आ रहा है कि जी वज़ीर आला नोटिस लें, हर जगह से वज़ीर आला अली बुखारी साहब मुस्कुरा रहे हैं आपकी इस बात पे। नहीं, अली बुखारी साहब तो यकीनन मुस्कुराएंगे मेरे भाई। उसकी वजह यह है कि मैं भी इनसे थोड़ी देर पहले यही बातें सुन रहा था कि वो बात कर रहे थे सिविलियन सुपरमेसी की, और यही बातें मैंने उस वक्त भी सुनी थी तारीख के झरोखों से, जब इन्होंने कहा, अभी आज कह रहे थे सिविलियन सुपरमेसी जब तक नहीं होगी, और उस वक्त हमने सुना था कि जनाब वो जब तक वज़ीर आज़म पे नजर नहीं रखी जाएगी और वज़ीर आज़म के फोन टेप नहीं होंगे, इनके लीडर ऑन रिकॉर्ड है, उस वक्त भी हमने यही सुना था। उस वक्त हम मुस्कुरा रहे होते थे जब कहते थे कौम का बाप होता है, फिर भी हम मुस्कुरा रहे होते थे जब ये कहते थे कि जनाब वो तो न्यूट्रल तो जानवर होता है, फिर भी हम मुस्कुरा रहे थे जब वो कहते थे कि ये वो हैं मीर जाफर हैं और मीर सादिक हैं। तो मुस्कुराना तो खैर मतलब मुस्कुराते हुए मेरे भाई अच्छे भी बहुत लगते हैं, भले भी बहुत लगते हैं। राजा खमरुल इस्लाम साहब, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। और अली बुखारी साहब आपने सुन भी लिया, लेकिन जाते जाते ज़रा बस मुझे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, महंगाई और आवाम के इशूज़ इतने हैं कि इस पर डिबेट ज़्यादा लंबी होगी। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि 5 अगस्त की जो तहरीक का आप लोगों ने ऐलान किया है, तो लेकिन एक जो रिक्शा चलाने वाला है, एक मजदूर है, एक सफ़ेदपोश मुलाजिम है, तो सर वो पूछ रहा है कि मेरी जो तनख्वाह नहीं बढ़ी, मेरे बिल बढ़ गए हैं, मेरी दाल महंगी हो गई, तो आपकी तहरीक मेरे लिए क्या बदलेगी? बानी पीटीआई की रिहाई के साथ साथ क्या अवामी रिलीफ का भी कोई रोड मैप है आप लोग के पास? मुस्तकबिल, उनका मुस्तकबिल, उनकी औलाद का मुस्तकबिल, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदलेगी। तहरीकें इसीलिए बनाई जाती हैं, तरीके इसीलिए निकलती हैं, तरीके इसीलिए जन्म लेती हैं कि जब लोगों का गला घोंट दिया जाता है, उनको ऑक्सीजन बंद किया जाता है, उस टाइम तहरीकें सना निकलती हैं और वो ये रूज तक पड़ती है। और हमारी तहरीक तो 4 साल से चल रही है। आप पिछले 4 साल देखें, 22
अप्रैल से देखें, आप 10 अप्रैल के बाद आज तक हम पर्चे भुगत रहे हैं और लोगों अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, कोई सजाएं हो रही हैं, क्या क्या कुछ नहीं हो रहा। इलेक्शन जीत के बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन तहरीक तो चल रही है ना, तहरीक ने तो दम नहीं तोड़ा, लोग भागे नहीं, लोगों ने छोड़ा नहीं, लोग साथ खड़े हुए हैं। उम्मीद की किरण है, उम्मीद की रोशनी की किरण है। आप ये समझें कि एक ये तलू होगा सूरज ये, और इमरान खान की शक्ल में ही होगा। अल्लाह के पास देर है पर अंधेर नहीं, अल्टीमेटली उसी को लाना पड़ेगा और वही मुल्क को आगे लेके जाएगा, वही कौम को लेके जाएगा, क्योंकि अवाम का रिप्रेजेंटेटिव होगा, अवामी नुमाइंदा होगा, अवाम के जोर पे आएगा, वो अवाम की बाजू बने। तो इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है, और मैं भी बिलीव इस पे करता हूँ। इसी को जमहूरियत कहते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। आपने बैठा दिया ना, हम लोगों को बाहर निकाल दिया, मेरी जगह इसको बैठा दिया, कितना तालीम याफ्ता और कितना बड़ा अफसर बना दिया, क्या दे दिया उसने इस्लामाबाद को यार। बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब आपका। हमारे साथ सेनेटर गौस मोहम्मद खान साहब भी मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया। अतीक मीर साहब आपका शुक्रिया, तंजीला मजहर आपका शुक्रिया, राजा कमरुल साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, जाने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आज की बहस में दावे भी हुए और वजाहतें भी पेश की, लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर मईशत बेहतर हो रही है तो आम आदमी की ज़िंदगी उसके डोर स्टेप तक रिलीफ क्यों नहीं पहुँच रहा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।